नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका अपनी माँ के पास जाती है और वो पूछती है कि उन्होंने रोहित को ये हीलिंग पावर ड्रग क्यों दिया था। अनिका अपनी माँ से कहती है, प्लीज़ माँ बताइए आपने ये सब कब और कैसे किया, और मुझे ये भी बताइए कि आपके ऐसे करने के पीछे क्या कारण था। अनिका की बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा कुछ देर तक चुप रहती है। अब वो समझ चुकी थी कि अनिका अब इस सवाल तक पहुंच ही चुकी है, तो अब अनिका को सब सच बताना ही पड़ेगा। हालांकि स्वाति मल्होत्रा ने ये सवाल अनिका को खुद सोल्व करने के लिए ही कहा था। इस सवाल के स्वाति मल्होत्रा ने ही अनिका के दिमाग में को सोचने पर मजबूर किया था, क्योंकि जब रोहित को गोली लगी थी तब भी रोहित की रिकवर नॉर्मल इंसान से जल्दी हो गई थी, और जब V16 पावर ड्रग के क्लू लेने के लिए भी जब अनिका बैंक लॉकर गई थी तब भी रोहित और शक्तिशाली गैंडे के बीच में लड़ाई हुई थी और एक ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन फिर भी रोहित ने जल्दी से रिकवरी कर लिया था। और स्वाति मल्होत्रा खुद अनिका से सब कुछ जानते हुए यह सवाल कर चुकी थी कि क्या अनिका ने कभी सोचा है कि रोहित इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी क्यों है। स्वाति मल्होत्रा आज कहीं ना कहीं खुश भी थी, क्योंकि अनिका इस सवाल को हल करने के एकदम नज़दीक थी। अनिका ने ये पता लगा लिया था कि वो कोई V16 पावर ड्रग का कोई वेरिएंट नहीं बल्कि एक हीलिंग पावर केमिकल था। स्वाति इन्हीं विचारों में चुप थी, तभी अनिका फिर से कहती है, माँ बताइए ना, आखिर रोहित के शरीर में ये ड्रग क्यों इंजेक्ट किया था आपने। अनिका की बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अपने गहन विचार से बाहर आती है और अनिका को बताती है कि जब तुम्हारी और रोहित की लड़ाई शक्तिशाली गैंडे से बैंक लॉकर में हुई थी और वहां एक मेरे द्वारा रखे एक ब्लास्ट भी हुआ था, और उसके बाद जब रोहित ने अपनी मौत का नाटक किया था जब वो काफ़ी टाइम तक लंदन में था, तब शायद तुम्हें पता होगा कि लंदन में क्रिस्टोफर की गैंग के साथ झड़प में रोहित को दिल के पास गोली लगी थी। मेरी हर समय तुम दोनों पर ही नज़र रहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि रोहित को कुछ भी होता। तब रोहित को ये हीलिंग पावर ड्रग मैंने ही दिया था। उस टाइम पर रोहित की हालत बहुत ही ख़राब थी, वो काफ़ी समय तक बेहोश था। तभी मैंने मौका लगाकर रोहित की सिक्योरिटी से बचकर मैं हॉस्पिटल गई, जहां पर रोहित को एडमिट किया गया था। रोहित के रूम में जाकर मैंने ही उसको ये हीलिंग पावर ड्रग इंजेक्ट किया था ताकि रोहित जल्दी से रिकवर कर जाए, क्योंकि रोहित को दिल के इतने करीब गोली लगी थी कि अगर उसका जख्म जल्द से जल्द रिकवर नहीं होता तो शायद रोहित का बचना भी मुश्किल था। अनिका अपनी माँ की ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन अब अनिका अपनी माँ की बात सुनकर एक चैन की सांस लेती है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। अनिका भी ये जानकर इतनी खुश होती है कि वो अपनी बाहों को अपनी माँ के गले में डाल देती है और कहती है, थैंक यू माँ, और अपनी माँ के गले लग जाती है। अगर आप उस टाइम रोहित के साथ नहीं होती तो शायद आज मेरी दुनिया इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, मैं आपको नहीं बता सकती। अब स्वाति भी अनिका के सिर पर एक प्यार से तपली मारती है और कहती है, पागल लड़की, कोई अपनी माँ को भी भला ऐसे थैंक्स बोलता है क्या। तभी अनिका कहती है, माँ अगर आप नहीं तभी स्वाति कहती है कि माँ अपने बच्चों की मुसीबत में साथ नहीं देगी तो और कौन देगा। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले पाला, भले ही ना हो, लेकिन मेरी हर नज़र हमेशा तुम पर ही रहती थी, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर अनिका को आज बहुत ही खुशी हो रही है। पता नहीं क्यों उसके दिल को एक सुकून मिलता है, क्योंकि अनिका ने बचपन से ही अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा को बहुत ही मिस किया था। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर अब अनिका थोड़ी भावुक हो जाती है। अनिका को ऐसे भावुक होते हुए देखकर अब स्वाति अनिका के फेस को अपने हाथ में पकड़ती है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को प्यार करते हुए उसके फेस को टच करती है। तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं थी बेटा, बस वक्त अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें
पहले से ही स्ट्रोंग बना दिया था। तुम पहले से ही ज़्यादा पावरफुल थी ताकि तुम इस समाज से, इन सब लोगों से लड़ सको। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आखिरकार बेटी किसकी हूँ। अनिका की बात सुनकर अब दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं कि तभी अनिका अपनी माँ को छेड़ते हुए कहती है, पर आप तो रोहित को पसंद नहीं करती हैं ना माँ। आप तो उस पर भरोसा भी नहीं करती और ना ही आप उसे मेरे लिए सही समझती हैं, फिर आपने ये सब क्यों किया। अनिका की सारी बात सुनकर स्वाति समझ जाती है कि अनिका बहू से छेड़ रही है। अब वो प्यार से अनिका के माथे को चूमती है, फिर कहती है, जब मेरी बेटी को उस पर भरोसा है, जब मेरी बेटी उससे प्यार करती है, वो मेरी बेटी के तीनों बच्चों का पिता है, हर जंग में उसने मेरी बेटी का साथ दिया है, जबकि एक किंग होने के बाद भी अपने से ज़्यादा तुम्हारे वजूद को समझा है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती। आखिर मुझे इससे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए और क्या ही चाहिए। अब अनिका अपनी माँ से कहती है, लेकिन तब तक तो मैं रोहित से प्यार भी नहीं करती थी जब आपने रोहित को ये हीलिंग पावर ड्रग देकर बचाया था। अनिका की बात सुनकर अब स्वाति अनिका से कहती है, तुम्हारा रोहित के लिए जो प्यार है वो उस टाइम भी तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता था। भले ही तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, और मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत नज़दीक से देखती थी, फिर मुझसे ये सब कैसे छुप सकता था। अब अपनी बात पूरी करने के बाद स्वाति थोड़ी सीरियस होकर कहती है, भले ही रोहित की बॉडी में ये हीलिंग पावर ड्रग मैंने डाला था, लेकिन सच बताऊं तो आकाश की बॉडी में ये ड्रग कैसे आया है ये मुझे अभी तक नहीं पता। अपनी माँ की बात सुनकर अब अनिका भी सीरियस हो जाती है और कुछ टाइम चुप रहने के बाद कहती है, मैं पूरे यकीन के साथ तो ये नहीं कह सकती, लेकिन शायद इसके बारे में मुझे कुछ पता है। अनिका की बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी एक बार तो हैरान हो जाती है, लेकिन स्वाति मल्होत्रा कुछ नहीं बोलती और अनिका की बात को ध्यान से सुनती है। अब अनिका अपनी माँ से कहती है, आपको याद होगा ही कि एक बार मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी आकाश को बचाने के लिए कुछ भी करती। क्या आपको पता है मैंने ऐसा आपको क्यों कहा था। अब स्वाति फिर से पीछे की बातों को याद करते हुए सोचती है कि जब अनिका स्वाति से मिली थी तो स्वाति ने अनिका से ये सवाल किया था कि आखिरकार उसने आकाश को क्यों बचाया है। ये बात याद कर स्वाति फिर से बोलती है, हाँ मैंने बोला था। तब अनिका कहती है, माँ क्या आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। अब अनिका की बात सुनकर स्वाति अनिका को सवालियों नज़रों से देखती है। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जब मेरी याददाश्त वापस आने के बाद मैंने छानबीन की थी, तब मुझे पापा और आकाश के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई पता चली थी जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानती। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जब आप पापा की लाइफ से चली गई थी तब पापा पूरी तरह से टूट गए थे। तब उन्हें इस दुनिया में अपना कोई भी महसूस नहीं होता था। कहने को उन्होंने व्योमा को गोद तो ले लिया था, लेकिन वो उसको अपनी बेटी का प्यार नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के वजूद को ही खो दिया था। उनकी ऐसी हालत का फ़ायदा उठाकर बाकी सभी भाइयों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की थी और उन्होंने उन्हें मारने का एक खतरनाक प्लान भी बना दिया था ताकि वो पूरे बिजनेस को अपने कब्जे में कर सकें। लेकिन उस टाइम आकाश ने ही पापा की जान बचाई थी। तब आकाश सिर्फ 8 या 10 साल का था, क्योंकि जब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आकाश ने वो बातें बाहर से ही सुन ली थी और उसने पापा करण को वहाँ पर जाकर सब कुछ बता दिया था। पापा को बचाने के चक्कर में फिर जब उन लोगों को पता चलता है तो फिर वो आकाश के साथ मारपीट भी करते हैं। इसके साथ साथ करण के साथ भी मारपीट होती है और पापा को बचाने के चक्कर में अब आकाश को भी बहुत चोट लग गई थी। आकाश का उस टाइम पर बचना बहुत ही मुश्किल था। इसी के बाद चाचा चाची ने आकाश को बेदखल करने की बात भी कही थी। उसके बाद से आकाश के मम्मी पापा आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तभी से आकाश पापा के ही साथ रहा था। मुझे लगता है जब आकाश को ये चोट लगी थी तभी पापा ने ही उन्हें वो ड्रग दिया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। अनिका की बात सुनकर स्वाति कुछ सोचने लग जाती है और फिर कुछ सोच करने के बाद जवाब देती है, तुम्हारा सोचना सही हो सकता है अनिका, क्योंकि मेरे अलावा इस ड्रग की एक डोज करण गुलेरिया के पास थी जो
करण गुलेरिया ने मुझसे कॉलेज में ही ली थी, क्योंकि करण को इस डोज के बारे में पहले से ही पता था कि मैं क्या बना रही हूँ। ये सब बातें होने के बाद अनिका अपनी माँ से कहती है कि मुझे इस पावर ड्रग का फॉर्मूला चाहिए। तभी स्वाति कहती है तुम्हें इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन अनिका शायद अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। सुबह होने से पहले तुम्हें मारवा हाउस पहुंचना ही होगा और तुम्हें किसी के भी जागने से पहले वापस पहुंचना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका अपनी माँ को हक करती है। स्वाति अनिका को हक करते हुए अनिका को कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरे लिए भी इस दिन को खास बनाने के लिए। अब तक मैं तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए तरसी हूँ, मेरे इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आज तुम यहाँ पर चाहे इस ड्रग को जानने के लिए ही, लेकिन तुम यहाँ पर आई, और हाँ, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे पास मारवा हाउस में पहुँचा दिया जाएगा। अब अनिका अपनी माँ को थैंक यू कहती है। आज अनिका अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब अनिका अपने बर्थडे पर अपनी माँ से विशेस ले रही थी। अनिका को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है, क्योंकि अनिका को सुरक्षित रखने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने अपनी ममता का त्याग कर दिया था। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तू सच में पागल है, मुझे भी तूने अपने साथ भावुक कर ही दिया। जा अब वापस चली जा, देर हो रही है। अपनी माँ से मिलने के बाद अब अनिका उस खंडर से बाहर निकल आती है जहाँ पर बूढ़े बाबा खड़े थे। अनिका को देखकर बूढ़े बाबा अनिका से पूछते हैं, मिलाई स्वाति मैडम से? अच्छा हुआ बेटा आज आप यहाँ पर आई, मैडम को बहुत अच्छा लगा होगा। वो मुंह से कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव से मुझे सब समझ में आता है। आखिर आज का दिन आपके और मैडम के लिए कितना खास जो है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अनिका बूढ़े बाबा को सिर्फ एक स्माइल करती है और कहती है, मैं चलती हूँ बाबा। तभी बूढ़े बाबा भी अनिका को अपने हाथ में लिया हुआ एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा। अनिका उस बॉक्स को ध्यान से देखती है तो बूढ़े बाबा फिर कहना स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये एक खास तरह का परफ्यूम है जो मैंने खुद आपके बर्थडे के लिए अपने हाथों से बनाया है। इस परफ्यूम को में बहुत सारी जड़ी बूटियों से इसे बनाया गया है जो तुम्हें हमेशा ही तरोताज़ा रखेगा। चाहे तुम कितनी भी क्यों ना थकी हुई हो, चाहे तुम्हें कितना ही थकान महसूस क्यों ना हो रहा हो। आखिर स्वाति मैडम के साथ तो मैं रह कर इतना तो सीख ही गया हूँ। अनिका बूढ़े बाबा से वो बॉक्स ले लेती है और फिर बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब अनिका अपनी लैब के रास्ते से होते हुए अपने कमरे में पहुँचती है। कमरे में पहुँचते ही अनिका देखती है कि रोहित अभी भी सोया हुआ था। अब अनिका भी अपने बिस्तर पर रोहित के पास जाकर लेट जाती है, जिससे तुरंत बाद ही उसे नींद आ जाती है। सुबह का टाइम मारवा हाउस में आज और दिनों के मुकाबले ज़्यादा ही चहल पहल थी, क्योंकि आज फाइनल वो दिन आ ही गया था जिसका सभी को इंतजार था। सब लोग तैयारी करने में लगे हुए थे। जब अनिका की आँख खुलती है तो दोपहर का टाइम हो चुका था। जाहिर सी बात है, क्योंकि अनिका सुबह लेट आई थी और उसके तुरंत बाद वो सो गई थी। अनिका ने जैसे ही अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर श्रेया के कई सारे मिस कॉल शो हो रहे थे। अनिका इतने सारे मिस कॉल को देखकर एक पल के लिए तो घबरा जाती है कि क्या सब ठीक तो होगा। एक ही पल में उसकी पूरी फैमिली उसके आंखों के सामने दिखाई देने लग जाती है। वो सोचती है, पापा तो ठीक होंगे, या आकाश को तो कुछ नहीं हुआ, कहीं बच्चों को या फिर राजलक्ष्मी को। अनिका एकदम से ये सब सोचकर श्रेया को फिर से कॉल बैक करती है। इधर गुलेरिया हाउस में सब लोग अनिका के ही फ़ोन का वेट कर रहे थे। पूरी गुलेरिया फैमिली आज बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि आज अनिका का बर्थडे था और वो सब भी रोहित के प्लान के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करने वाले थे। तभी श्रेया का फ़ोन रिंग करता है। सब शांत हो जाते हैं और श्रेया को फ़ोन पिक करने का इशारा करते हैं। श्रेया भी अब झट से अपना फ़ोन उठाती है और श्रेया कहती है, क्या अनिका कहाँ सोई हुई हो? कितने कॉल कर चुकी हूँ मैं, ये क्या कोई टाइम है उठने का? कितनी आलसी होती जा रही हो तुम दिन पर दिन। अनिका श्रेया की बात सुनकर कहती है, बस यही सब सुनाने के लिए फ़ोन किया था या कुछ और बात है?
वैसे मुझे पहले ये बता कि क्या वहाँ पर सब ठीक है? आकाश, पापा, बच्चे, राजलक्ष्मी सब। अनिका की बात सुनकर श्रेया कहती है, हाँ बाबा, यहाँ सब ठीक है। लेकिन श्रेया लेकिन कहने के बाद कुछ टाइम चुप हो जाती है, जिसे सुनकर अनिका और भी घबरा जाती है। तभी अनिका कहती है, क्या लेकिन? क्या तुम सीधे कुछ नहीं बोलोगी? अब श्रेया कहती है, लेकिन प्लीज़ तुम अभी के अभी गुलेरिया हाउस आ जाओ। श्रेया की बात सुनकर अनिका कहती है, क्या हुआ श्रेया? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? अब श्रेया कहती है, हाँ बस तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है अभी और इसी वक्त। श्रेया की ये बात सुनकर अनिका तुरंत ही गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि श्रेया से बात करके अनिका को शक हो रहा था कि श्रेया शायद उससे कुछ छुपा रही है। कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं है जिसे वो फ़ोन पर नहीं बताना चाहती हो। अब श्रेया नंदिनी की तरफ देखती है और कहती है कि वो आ रही है। दरअसल ये सब श्रेया ने रोहित के कहने पर ही किया था, ताकि वो यहाँ पर मारवा हाउस में जितनी भी तैयारियां बची हुई हैं उन सब को पूरी कर सकें। अगर अनिका मारवा हाउस में रहती तो शायद वो सब सरप्राइज, वो प्लान, जो भी प्लान उन्होंने किया था वो सब वो कंप्लीट नहीं कर पाते। वो कोई भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग डेकोरेशन नहीं कर पाते। जैसे ही अनिका गुलेरिया हाउस पहुंचती है, वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आती है और अंदर जाकर श्रेया से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तब श्रेया कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा मन अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का कर रहा था, तो इसलिए मैंने बुला लिया। ये बात सुनकर अनिका थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, ऐसे भी कोई बुलाता है क्या? पता है एक पल में ही मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब श्रेया अनिका की ऐसी हालत देखकर मंद मंद ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर वो कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। इतने में नंदिनी भी वहां आ जाती है। वो सब बैठकर हंसी मजाक करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी खाने की कहने के लिए किचन में चली जाती है। नंदिनी श्रेया और अनिका को कहती है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बातें करो, मैं तो अभी आई। कुछ ही देर बाद खाना लग जाता है। खाना खाने के बाद अनिका जैसे ही जाने को कहती है तो श्रेया बहाना बनाकर उसे वहीं पर रोक लेती है। ऐसे ही शाम का टाइम हो चुका था। अब बस रात होने ही वाली थी कि तभी श्रेया के फ़ोन पर रोहित का मैसेज आता है। श्रेया अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि रोहित का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि ऑल डन। जिसे पढ़ने के बाद श्रेया नंदिनी की तरफ देखकर कहती है, भाभी मुझे लगता है रोहित मारवा के बिना अनिका का मन यहाँ गुलेरिया हाउस में नहीं लग रहा, इसलिए हमें इसे जाने देना चाहिए। श्रेया की बात सुनकर अनिका उसे घूर कर देखने लग जाती है। श्रेया अनिका की अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो समझ जाती है कि अनिका को ऐसे बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब वो अनिका को ज़्यादा परेशान ना करते हुए कहती है, ओके अनिका, शाम हो गई है, ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। आई थिंक अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। रोहित तुम्हें मिस कर रहा होगा। श्रेया की बात सुनकर अब अनिका उसको पकड़ने के लिए आगे जाती है। तभी नंदिनी बीच में आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इन खुशियों को नंदिनी ने काफ़ी टाइम से मिस किया था। पूरे गुलेरिया और मारवा हाउस में जो भी घट रहा था उसका कहीं ना कहीं नंदिनी के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा था। अनिका की याददाश्त जाना, आकाश की मौत की खबर, श्रेया का मानसिक संतुलन खराब होना, ये सब सोचकर वो कहती है, आज तुम दोनों को ऐसे देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। नंदिनी की यह बात सुनकर अब वो तीनों ही भावुक हो जाती हैं। वो उनके साथ पीछे क्या क्या हुआ वो सब सोचने के बाद अब अनिका कहती है, छोड़ो भाभी, और अब वो तीनों एक दूसरे के गले मिल जाती हैं। अब अनिका कहती है, ओके अब मैं चलती हूँ, और फिर वो श्रेया और नंदिनी से गले मिलकर जैसे ही बाहर अपनी गाड़ी के पास आती है, गाड़ी को अनलॉक करती है कि तभी उसके गर्दन के पीछे सुई जैसा कुछ चुभता है और अनिका वहीं बेहोश हो जाती है। जैसे ही अनिका बेहोश होती है, वहां काले कपड़े पहने एक आदमी आता है, जिसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। वो अनिका को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है।
आप सबको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं और साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कि अनिका को आखिर किसने किडनैप किया है, किडनैप करने वाला आखिर कौन होगा।